बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिलाल कॉन्सेप्ट में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑफ यूएसए एंड ओवरव्यू। इस टॉपिक को हम यूएस इंपीरियलिज्म भी कहते हैं क्योंकि यूएसए ने अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाया। ये नहीं कि यूएसए ने डायरेक्टली कॉलोनाइज किया जैसे कि ब्रिटिश ने किया था, यूरोपियन कंट्रीज ने किया था, मगर यूएसए ने उनको कॉलोनाइज करने के बजाय उनको एक आइडियोलॉजी दी और उस आइडियोलॉजी के ऐसे इम्पैक्ट पड़े कि आज दिन तक भी हम और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो किसी न किसी तरह से यूएसए के मोहताज हैं। क्योंकि जब आप किसी कौम को नजरिया देते हो, आइडियोलॉजी देते हो, तो फिर उस आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स भी आप देते हो, उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का मैकेनिज्म भी आप देते हो। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जब लुसियाना परचेज हुआ है तो उसके बाद से ये मामला शुरू हुआ इंपीरियलिज्म का। क्योंकि यूएसए आप लोगों को पता है शुरू में 13 कॉलोनीज तक कन्फाइंड था, लेकिन उसके बाद यूएसए ने वेस्टवार्ड एक्सप्लोरेशन की है और वेस्ट की तरफ उसने काफी सारी जो लैंड थी, टेरिटरीज थी, उनको ऑक्युपाई किया। इसके अंदर हम तो लुसियाना परचेज को तो हम वैसे ही पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ऊपर आई के बटन पे भी आप लोग क्लिक करके लुसियाना परचेज की पूरी वीडियो देख सकते हैं। फिर मैक्सिकन वॉर 1848 में होती है जिसके नतीजे में यूएसए के पास काफी सारी लैंड्स आती हैं, टेरिटरीज आती हैं, जिनमें टेक्सास आता है, मैक्सिको काफी हिस्सा आ जाता है यूएसए के पास। और उसके बाद आगे चल के यूएसए ने और भी काफी सारी टेरिटरीज को ऑक्युपाई किया जिनमें कैलिफोर्निया था, ओरिगोन था, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर मैनिफेस्ट डेस्टिनी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूएसए की आइडियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस मैनिफेस्ट डेस्टिनी का यह मतलब है कि अमेरिकन पीपल are chosen by the God to promote their ideologies in westward and any other country which is subject to the monarchy and autocratic rule. So this is the formal duty of USA to liberate those countries which are subject to the autocratic rule. अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के जिनकी वजह से इंपीरियलिज्म होता है। इनको आप रीजंस भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस, प्रोज वगैरह भी आप लोग कह सकते हैं। तो एग्जाम में अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आता है या आपसे वो लोग रीजंस पूछते हैं, एडवांटेजेस पूछते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पूछते हैं, फैक्टर्स पूछते हैं, तो ये तमाम चीजों में आप यही पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये तमाम पॉइंट्स आप लोग अपने आंसर में ऐड करेंगे। सबसे पहली बात इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख लेते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में जैसा कि अगर न्यू टेरिटरीज आपको मिलती हैं और कंट्रीज के साथ आपका लिंकेज बराबर होता है तो वहां पर आप फिर न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से यूएसए को और ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था ताकि अपनी वो प्रोडक्शन को एनहांस कर सके, एक्सपेंड कर सके, क्योंकि यूएसए एक ग्रोइंग कंट्री था, डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और उसके लिए ये जरूरी था कि उसको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जाए इन टर्म्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर प्लांटेशन एंड कैरिबियन शुगर का मामला था, क्योंकि आप लोगों को पता है कैरिबियन सी के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो क्यूबा है, डोमिनिकन रिपब्लिक्स है या फिर लैटिन अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट इसके अंदर आता है, तो वो एक रिच लैंड थी शुगर की और वहां पर प्लांटेशन भी काफी हो सकती थी, इसीलिए यूएसए को वहां पर मूव करना था। तो हम देखते हैं कि 1870 तक यूएसए की जो जीएनपी थी वो 4% तक बढ़ रही थी। जीएनपी बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को। लेकिन अचानक क्या होता है कि सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट शुरू हो जाती है क्योंकि ज्यादा डिमांड नहीं रहती। अब डिमांड जितनी थी उतनी तो है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, तो उस प्रोडक्शन को मीट करने के लिए और डिमांड चाहिए आपको। और डिमांड कहां से आएगी? वो ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज से आएगी। अपने कंट्रीज में डिमांड एक हद तक ही रहेगी ना, उसके बाद डिमांड नहीं रहेगी। तो जो चाइना की जो मार्केट थी वो काफी मैसिव मार्केट थी, वहां पर काफी सारे पोर्ट्स थे, वहां पर काफी सारा रॉ मटेरियल था, तो इसी वजह से काफी यूरोपियन कंट्रीज ने वहां पर अपना इन्फ्लुएंस कायम किया हुआ था। अब यूएसए को भी जरूरत थी, लाजमी सी बात है कि वो वहां पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करे, इसीलिए यूएसए भी वहां पर अट्रैक्ट हुआ। और चाइना का क्या मैटर था इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स में, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूएसए की इकोनॉमी काफी ज्यादा बूम हो गई थी, काफी ज्यादा उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई थी। तो लाजमी सी बात है यूएसए को काफी सारे जो है ना वो मार्केट की जरूरत थी ताकि वहां पर वो अपने गुड्स वगैरह को इंपोर्ट कर सके। अगली जो रीजन आती है इसके अंदर वो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, जो कि है मैनिफेस्ट डेस्टिनी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि अमेरिकन पीपल आर चोजन बाय द गॉड टू लिबरेट द पीपल
टू लिबरेट द कंट्रीज विच आर सब्जेक्ट टू द ऑटोक्रेटिक रूल। तो इसने फिर यूएसए को लीड किया कि वो ऑक्युपाई करे कैलिफोर्निया को, ओरिगोन को, जो कि 1840 में होता है मामला। फिर सोशल डार्विनिज्म का एक कॉन्सेप्ट था कि जो लोग हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के अंडर आते हैं, यानी कि अब खुदा ने अमेरिकन पीपल को ही चूज किया है कि वो ये काम करें, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को पहले आजाद करवाया ऑटोक्रेटिक रूल से। आप लोगों को पता है ब्रिटिश कॉलोनाइजर से, इंपीरियलिज्म से उन्होंने अपने आप को आजाद करवाया। अब यूएसए यही चाहता था कि और भी जितने कंट्रीज हैं जो कि कॉलोनाइज्ड हैं उनको आजाद करवाया जाए। बेसिकली यूएसए का मकसद यही था कि अपनी आइडियोलॉजी वहां पर प्रमोट की जाए और अपना एक सिस्टम उन कंट्रीज के अंदर प्रवेल किया जाए। तो इसी सिलसिले में प्रेसिडेंट मैकिनली ने यह कहा कि जो फिलिपाइंस के लोग हैं वो हमारे लिटिल ब्राउन ब्रदर्स हैं और हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें सिविलाइज करें, उन्हें अपलिफ्ट करें और उन्हें क्रिश्चियनाइज करें, यानी कि अपना रिलीजन भी उन्हें दें, अपनी सिविलाइजेशन भी उन्हें दें और उन्हें इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम उन्हें अपलिफ्ट करें ताकि वो आज़ादी हासिल कर सकें। आज़ादी हासिल करने का यही मकसद है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पर राइज किया जाए। और कैपिटलिज्म जो कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने की इजाजत देता है लोगों को, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जब कोई बंदा ओन करता है तो उससे उसको फायदा ये होता है कि वो अपना बिजनेस करेगा और लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रखेगा और उनको तनख्वाहें देगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा बहुत सारा वो फिर वो ओनर जो है वो अपनी जेब में डालेगा। तो ये कैपिटलिज्म का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है कंसर्न अबाउट यूरोपियन ग्रोथ। अब लाजमी सी बात है, यूरोपियन इतना ज्यादा ग्रो कर रहे थे, बहुत सारी कॉलोनीज उनकी दुनिया भर में थी, तो अब यूएसए कैसे पीछे रह सकता था। लेकिन यूएसए एक तरह से मजबूर भी था कि उसकी कोर प्रिंसिपल्स में ये बात नहीं थी कि वो लोगों को कॉलोनाइज करे, इसीलिए उसने इनडायरेक्ट इंपीरियलिज्म का रास्ता चूज किया ताकि वो अपना नजरिया लोगों को दे और अपना सिस्टम लोगों को दे। तो अगर यूरोपियन पावर एक्सपेंड करती तो लाजमी सी बात है यूएसए जो है ना वो डिमिनिश हो जाता। इसीलिए यूएसए भी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाना चाहता था ताकि वो सोर्सेज ऑफ सप्लाईज जो है उनको कंट्रोल कर सके, जिनमें फूड है, कम्युनिकेशन है, फ्यूल वगैरह है, ताकि वो अपनी नेवल पावर को बढ़ा सके, क्योंकि यूरोप की जो नेवल पावर थी वो उस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी। फिर यूएसए का एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि हमने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से अपने आप को कनेक्ट करना है। अब अगर इस मैप में आप लोग देखें तो ये अमेरिका के राइट साइड के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके साथ यूएसए कनेक्ट करना चाहता था अपने आप को ताकि यहाँ पर भी ट्रेड कर सके। और पैसिफिक ओशन में आप लोग देख सकते हैं जापान है, फिलीपाइंस है यहाँ पर और चाइना है यहाँ पर भी यूएसए कंट्रोल करना चाहता था और अपनी गुड्स वगैरह को इंपोर्ट करना चाहता था। फिर 1900 के अंदर यूएसए के पास लार्जेस्ट एयरवेज थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि राइट ब्रदर्स ने एक फ्लाइंग मशीन्स बनाई थी जिनको बाद में रेनोवेट करके एरोप्लेन्स वगैरह बनाए गए। तो यूएसए के पास बहुत सारे एयरवेज आ गए, इनकी मदद से कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में काफी ईज आने वाला था, क्योंकि समंदर के रास्ते गुड्स वगैरह तो इंपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग वगैरह करनी होगी तो उसके लिए 4-4 दिन 5-5 दिन प्रेसिडेंट साहब को वेट करना पड़ेगा। ये यूएसए को वारा नहीं खा रहा था, इसीलिए उसने एयरवेज एस्टेब्लिश किए ताकि अपने जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं उनको वो दूसरे कंट्रीज मैन्यूवरिंग के लिए भेज सके। फिर रोल ऑफ लीडर्स आ जाता है इसके अंदर। होता यह है कि जो टेडी रूजवेल्ट की बिग स्टिक पॉलिसी थी, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि स्पीक सॉफ्टली बट हैव अ बिग स्टिक सो दैट नो वन वुड ट्राई टू मेस विद यू। इसी वजह से यूएसए ने पनामा को आजाद करवाया कोलंबिया से, अपनी इसी आइडियोलॉजी को लेकर, क्योंकि पनामा एक कोलंबिया की कॉलोनी था और वहां पर भी मैनिफेस्ट डेस्टिनी को उसने राइज करना था, क्योंकि यूएसए की आइडियोलॉजी यही थी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी यही कहती थी कि जहां पर भी ऑटोक्रेटिक रूल है, जहां पर भी मोनार्की है, वहां पर यह सिस्टम खत्म होना चाहिए और डेमोक्रेसी वहां पर प्रिवेल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की, जिसमें डिसएडवांटेज आ जाते हैं और कॉन्स आ जाते हैं। तो अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे सवाल आता है, प्रोज एंड कॉन्स पे सवाल आता है, तो आप लोग ये तमाम पॉइंट्स उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ रीजंस पे बात आती है तो जो मैंने आप लोगों को पिछले हेड में बातें बताई हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, वो आप लोग वहां पर डाल सकते हैं। अब पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि एक अनचेक्ड एक्सपेंशन था, क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस बात की इजाजत नहीं देता था कि आप अनचेक्ड एक्सपेंशन करें और इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाएं दूसरे कंट्रीज में। जैसे कि लुसियाना परचेज के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल
पर्सनली काफी उंगलियां उठाई गई थी कि भाई ये तो इजाजत ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास कि वो लैंड्स वगैरह परचेज करें। तो यहाँ पर भी यही इशू रेस किया गया कि भाई ये एक अनचेक्ड एक्सपेंशन है। दूसरी बात ये है कि ये अगेंस्ट कोर वैल्यूज ऑफ यूएसए है, क्योंकि यूएसए की जो कोर वैल्यूज हैं वो लिबरलिज्म की बात करती हैं, आजादी की बात करती है। तो ये यूएसए की आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता कि वो दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करे और वहां पर उन लोगों को एक्सप्लॉइट करे, वेदर इट बी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। फिर एंटी इंपीरियलिस्ट लीग्स चलती हैं जो कि मार्क ट्वेन एंड एंड्रयू कार्निज लीड करते हैं, और उनकी जो बेसिस थी वो भी यही थी कि भाई हम तो लिबरलिज्म को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। फिर अगला जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो ये कि कैन नॉट सिविलाइज अदर्स व्हाइल ओन माइनॉरिटीज आर सप्रेस्ड, क्योंकि यूएसए के अंदर अभी तक भी लोअर क्लास मौजूद थी, गरीब लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तो यूएसए के ऊपर लोग यही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आप पहले अपने आप को तो डेवलप करो अच्छे से, फिर आप दूसरे कंट्रीज की तरफ जाना। अभी तक आपने अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं की है, अपने यहाँ इंप्रूवमेंट आपने नहीं की है, लेकिन आप दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करने के चक्कर में हो इनडायरेक्टली। तो ये बात भी आपको जेब नहीं देती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि लोग वहां पर अब तक किराए के घरों में रह रहे थे, और इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जो आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हम वो बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि नीदर हैड मैन पावर नॉर एक्सपर्टीज टू रन एन एम्पायर। मैन पावर का ये मतलब है कि यूएसए के पास उस वक्त 25 से लेकर 30,000 तक आर्मी हुआ करती थी, और ये इतनी ज्यादा नहीं थी कि आप किसी एम्पायर को रन करें, आप दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कायम करें। तो इस बात पर भी क्रिटिसाइज किया गया अमेरिका को। फिर एक्सपर्टीज का यही मतलब है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले कभी कोई एम्पायर रन नहीं किया है, इसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या क्या मसले फेस करने पड़ते हैं, इसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा आप एम्पायर रन करने की बात ना करें। तो ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स दिए गए अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म ऑफ यूएसए। अब हम बात करते हैं मजीद एक्सपेंशन इन द पैसिफिक, यानी कि इंटरनेशनल कंसर्न्स जो हैं यूएसए के, वो हम देखते हैं कि पैसिफिक में क्या थे। पैसिफिक ओशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका पैसिफिक ओशन है। इस पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड आता है हवाई का, इसको देख लेते हैं। तो हवाई जो था वो 1898 के अंदर उसको ऑक्युपाई किया गया। इसका जो फासला है वो 20,000 माइल्स है यूएसए से, और ये एक आइलैंड है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया मैप के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले पोलिनेशियन वॉयेजर्स आए थे जो कि 18th सेंचुरी में यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने बसेरा किया था। 1830 में एक शुगर इंडस्ट्री लगाई गई हवाई के अंदर, और अमेरिकन जो थे उन्होंने वहां के लोकल्स को असिस्ट किया कि वो शुगर इंडस्ट्री के अंदर और टोबैको की फार्मिंग के अंदर वहां के लोकल्स की हेल्प कर सकें। और फिर उन्होंने वहां पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की, उन दोनों ने मिलके, वहां के जो लोकल्स थे और अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स जो थे, जो अमेरिका से आए थे लोग, वहां पर उन्होंने मिलकर एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भाई हम मोनार्की को नहीं मानते। जो पोलिनेशियंस की मोनार्की थी वहां पर, उसको उन्होंने वहां से निकाल देने की बात की। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो लाजमी सी बात है किंग की जो पावर्स थी वो रिड्यूस हो गई। अब लाजमी सी बात है किंग को भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा, वो ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो चाहे करता फिरे, वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशन का मोहताज हो गया था। 1893 में अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स ने और वहां के जो लोकल प्लांटर्स थे जो वहां पर खेती बाड़ी किया करते थे, उन्होंने मिलकर वहां की जो क्वीन थी उनको वहां से निकाल दिया, और ये काम लिया यूएसए ने अपनी मेरीन से। मेरीन्स एक किस्म की फोर्स होती है जो कि किसी स्पेसिफिक एजेंडा के लिए काम करती है। तो यूएसए की जो एक फोर्स थी यूएस मेरीन्स, उन्होंने क्वीन को अपने ऑफिस से डिपोज कर दिया, ऑफिस से निकाल दिया, यानी कि उनकी पावर्स छीन ली, और फिर उन्होंने हवाई को अपनी प्रोटेक्टरेट स्टेट बना दिया। वो कैसे कि जो टेडी रूजवेल्ट थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि हवाई उनकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और वो पर्ल हार्बर के अंदर एक नेवल बेस बनाना चाहते थे ताकि अगर जापानीज उनके ऊपर हमला करने का सोचें, क्योंकि जापानीज भी एक उभरती हुई ताकत थी उस दौर में, तो
जापानीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए उन्होंने पर्ल हार्बर के अंदर, जो हवाई के अंदर ही एक छोटा सा इलाका है, वहां पर नेवल बेस कायम की। 1898 के अंदर फॉर्मल एनेक्सेशन हो जाती है और ये आइलैंड फिर यूज किया जाता है स्पेनिश अमेरिकन वॉर के अंदर। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी पर्ल हार्बर का एक रोल प्ले होता है, क्योंकि जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर ही अटैक कर दिया था और वहां की नेवल बेस को तबाह किया था। तो इस लिहाज से भी पर्ल हार्बर की इंपॉर्टेंस है। फिर बात करते हैं अलास्का के परचेज की, जो कि 1867 में हुआ। अब अगर इस मैप में आप लोग देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कनाडा है, कनाडा के साथ ही ये अलास्का है जो कि रशिया के साथ टच है। इस लैंड को भी अमेरिका ने परचेज कर लिया। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक रशियन एम्पायर था, लेकिन वहां पर उनके जो लोग थे वो बहुत कम थे। वहां पर एक कबीला था इन्यूट, वो वहां पर रहा करता था। साथ ही साथ वहां पर कुछ नेटिव अमेरिकन भी थे जो कि शुरू में आए थे जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया गया था, वो तब से वहां पर रह रहे थे। ऑल ऑफ द सडन गोल्ड रश होता है अलास्का के अंदर, जो कि अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन को। बहुत सारे अमेरिकन गोल्ड की तलाश में अलास्का आकर बस जाते हैं और फिर वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए एक वॉर होती है यूएसए के और रशिया के बीच में, और रशिया पहले ही यूरोपियन पावर्स को फेस कर रहा था, उनसे भी उसे कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो वो अलास्का को अब संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि यूएसए का भी इन्फ्लुएंस आ गया था वहां पर। तो जो अलेक्जेंडर टू रशिया के जो किंग थे, उन्होंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम स्वॉर्ड के साथ एक डील साइन की और $7.2 मिलियन में ये लैंड उनको सेल आउट कर दी। इस परचेज से 5,86,000 स्क्वायर माइल्स की एक बहुत बड़ी लैंड अमेरिका के हाथ आई। पहले टेक्सास सबसे बड़ी लैंड थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन अब यूएसए के पास जो लैंड आई वो सबसे बिगेस्ट लैंड थी रकबे के लिहाज से। तो अब अलास्का भी फॉर्मली यूएसए की एक स्टेट बन चुकी थी। एक तो हवाई हो गई और एक अलास्का हो गई। तो पहले 50 स्टेट्स थी, इसके अंदर 2 स्टेट्स मजीद प्लस हुई हैं। तो अब टोटल कितनी हो गई? अब यूएसए की, आज हम जानते हैं कि यूएसए की टोटल 52 स्टेट्स हैं। तो उनमें 2 कौन सी हैं? एक तो आपकी हवाई हो गई और दूसरा आपकी हो गई अलास्का। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन लैटिन अमेरिका। मैप में एक दफा देख लेते हैं कि लैटिन अमेरिका कहां पर है। लैटिन अमेरिका अमेरिका से बिल्कुल नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट है वो कहलाता है। ये सारा लैटिन अमेरिका है और जो ऊपर के जो स्टेट्स हैं, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और मेक्सिको वगैरह, ये भी लैटिन अमेरिका में ही आते हैं। तो अब देखते हैं हम कि यूएसए ने यहाँ पर किस तरह से अप्रोच किया। सबसे पहले स्पेनिश अमेरिकन वॉर होती है 1898 के अंदर, क्योंकि जो क्यूबा था वो स्पेन की एक कॉलोनी हुआ करता था। और आप लोगों को मैंने शुरू दिन में बताया था, बहुत पहले लेक्चर में बताया था कि स्पेनिश एम्पायर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत बड़ा अंपायर था। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा कॉलोनीज हुआ करती थी वो स्पेन के पास ही हुआ करती थी। तो क्यूबा भी उन्हीं में से एक था। तो स्पेनिश अमेरिकन वॉर के अंदर यूएसएस मेन एक जो शिप थी वो एक्सप्लोड होती है। असल मकसद तो यूएसए का भी यही था कि वहां पर भी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए, और अमेरिका का वहां पर इन्फ्लुएंस था, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स थी अमेरिका की पहले से ही। बट नेवरदलेस क्यूबा एक स्पेनिश कॉलोनी थी, वहां पर काफी सारे रिवॉल्ट होते हैं ताकि इंपीरियलिज्म को हटा दिया जाए, स्पेनिश रूल से आजादी ली जाए। काफी क्यूबन जो पीपल थे वो भी रिवॉल्ट करने लगे स्पेन के खिलाफ। तो यूएसए ने उनको बैक करना शुरू किया, उनकी हेल्प करना शुरू की ताकि क्यूबा जो है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाए। इंडिपेंडेंस का यही मतलब है कि वहां पर डेमोक्रेसी आए, इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट इलेक्ट होना शुरू हुआ वहां पर। अब हम बात करते हैं कि असल क्राइसिस क्या था क्यूबा के अंदर। तो क्यूबा आप लोगों को पता है स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट था यूएसए के लिए और इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट था यूएसए के लिए। यूएसए का जो कंट्रोल था वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में था पहले, और कैरिबियन सी के अंदर भी यूएसए का कंट्रोल था। और वो कंट्रोल उसने वहां पर सिर्फ इसी के लिए एस्टेब्लिश किया था ताकि साउथ अमेरिका के साथ या लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड किया जा सके, वहां पर भी अपने गुड्स को इंपोर्ट किया जा सके। मगर इस वक्त यूएसए के लिए सिर्फ क्यूबा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्यूबा एक रास्ता था बीच में और वहीं से शिप्स होकर आया करती थी लैटिन अमेरिका की तरफ। तो इसी चक्कर में 1854 के
अंदर यूएसए ने क्यूबा को परचेस करने के लिए 130 मिलियन डॉलर्स की भी ऑफर की, लेकिन स्पेन ने रिफ्यूज कर दिया। और यूएसए को खरीदना इसलिए चाहता था कि क्योंकि सिर्फ 90 माइल्स अवे था फ्रॉम साउथ फ्लोरिडा। इसकी बैकग्राउंड सिचुएशन क्या थी कि यूएसए जो शुगर इंपोर्ट किया करता था क्यूबा से, उसके ऊपर स्पेन के एक बंदे, स्पेन के एक ऑफिशियल विल्सन जर्मन ने उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए बहुत सारे। इससे ये हुआ कि यूएसए के अंदर जो शुगर की कीमत थी वो बहुत बढ़ गई, और साथ ही साथ नुकसान ये हुआ कि क्यूबा के अंदर चूंकि अब वहां की शुगर बाहर नहीं जा रही थी, उसकी डिमांड खत्म हो गई थी, तो अब अपने मुल्क में ही थी वो शुगर। इस वजह से वहां पर उसकी कीमत बहुत कम हो गई थी और क्यूबा को काफी नुकसान हो रहा था। साथ ही साथ एक और बात आप लोगों को बता दूं कि 50 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी क्यूबा के अंदर, जो कि क्यूबा की 86% एक्सपोर्ट्स थी। तो क्यूबा को इकोनॉमिक रिसेशन को फेस करना पड़ा क्योंकि शुगर प्राइसेस आप लोगों को बताया मैंने कि कम हो गई थी। तो काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, इंसर्जेंसीज हुई क्यूबा के अंदर, और ये बात होने लगी कि भाई यूएसए चूंकि हमें इतना सपोर्ट कर रहा है और हमारे मुल्क के अंदर यूएसए की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है, तो वहां पर लोग यूएसए को सपोर्ट करने लगे और प्रो यूएस सेंटीमेंट्स वहां पर फैलने लगे और एंटी स्पेन नैरेटिव भी वहां पर एमर्ज होने लगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए स्पेनिश गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन कर दिया प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर, उनको मारा पीटा, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो यूएसए को ये बात पता चली थ्रू येलो जर्नलिस्ट। ये येलो जर्नलिस्ट जो थे ये यहाँ की खबरें वहां फैलाया करते थे, यानी कि एक किस्म की बीबीसी न्यूज का काम किया करते थे। फिर यूएसएस मेन इंसिडेंट होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 15 फरवरी 1898 को। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूएसए जो क्यूबा के अंदर कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे, उनमें अमेरिकन भी थे बहुत सारे। तो वहां पर जो लाठी चार्ज होता है, क्रैक डाउन होता है, तो उन अपने अमेरिकन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका एक शिप भेजता है। तो वहां पर हवाना हार्बर के करीब पहुंचकर वो जो यूएसएस मेन होती है वो डूब जाती है और उसमें एक धमाका भी होता है। तो यूएसए जो है वो अक्यूज करता है स्पेन को कि आपने हमारी शिप को मारा है, आपने हमारी शिप को डबोया है पानी में, लिहाजा हम आपके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर करते हैं। शुरू में जो मैकिनली थे वो वॉर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वॉर हुई क्यों, सोचने की बात है। असल में जो टी रूजवेल्ट थे वो ये कह रहे थे कि यूएसए के अंदर काफी इकोनॉमिक डाउन टर्न आ गया है क्योंकि शुगर की जो प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गई हैं, लोगों के लिए शुगर खरीदना मुश्किल हो गया है। और जो यूएसए की बैकबोन है जो कि एग्रीकल्चर से हटकर अब इंडस्ट्री हो गई थी, उसने अब लैग करना शुरू कर दिया था, नीचे की तरफ जा रही थी वो इकोनॉमी यूएसए की, क्योंकि लाजमी सी बात है क्यूबा से उसका रास्ता बंद था और क्यूबा को हासिल करना उनका मकसद था ताकि वहां से इजीली ट्रांसपोर्टेशन की जा सके लैटिन अमेरिका की तरफ। फिर प्रेसिडेंट मैकिनली को एक कैंपेन का भी सामना करना पड़ा जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से इशू की गई थी, इस वजह से भी वो वॉर की तरफ गए। अगली रीजन ये थी कि स्पेन ने क्यूबा को लिमिटेड गवर्नमेंट राइट्स दिए थे, लेकिन अमेरिका चाहता था कि कंप्लीट स्पेनिश विड्रॉल हो क्यूबा के अंदर से ताकि क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिल सके और हमारा रास्ता साफ हो सके। फिर स्पेनिश अमेरिकन वॉर होती है 1898 के अंदर। कांग्रेस ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि भाई आप वॉर में जा सकते हैं इस बेसिस के ऊपर कि आप क्यूबा के अंदर आजादी को प्रमोट करें, लिबरेशन को प्रमोट करें और क्यूबा को स्पेन से इंडिपेंडेंस दिलवाएं, क्योंकि यूएसए की आइडियोलॉजी के अंदर मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जो ऑप्शन था वो यही कहता था कि दूसरे ममालिक में जहां मोनार्की होगी वहां से आपको मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को राइज करना है। तो उनका इरादा यही था कि हमने क्यूबा को एनेक्स नहीं करना, उसको कब्जा नहीं करना, मगर वहां पर जो इंपीरियल ऑपरेशन चल रहा है स्पेन की तरफ से, वहां से उन लोगों को निजात दिलवानी है। तो स्पेन को निकालना अमेरिका की फेवर में था। अब हम देखते हैं कि रफ राइडर्स क्या थे। रफ राइडर्स जो थे वो 20,000 ट्रूप्स थे जो कि रूजवेल्ट के अंडर काम कर रहे थे। इसके अंदर बहुत सारे एक्स कन्विक्ट्स भी थे और काउबॉयज भी थे, और उन्होंने ही रूजवेल्ट को अपना लीडर बनाया और सैन जुआन हिल को, सेंटियागो सिटी जो था, वहां से बाहर फेंक दिया उठा के, कहा कि अब आपकी नहीं चलेगी। फिर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है
दिसंबर 8, 1898 को, और स्पेन जो है वो क्यूबा का सारा क्लेम छोड़ देता है, रिनाउंस कर देता है। साथ ही साथ वो गुआम और प्यूर्टो रिको भी यूएसए के हवाले कर देता है। तो अब अगर इस मैप में हम देखें तो ये क्यूबा रहा आपका, और यहाँ पर आपका प्यूर्टो रिको आ गया। ये टेरिटरी भी स्पेन ने यूएसए को दे दी। साथ ही साथ अगर आप नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गुआम है, यहाँ पर भी स्पेन का कब्जा हुआ करता था। तो ये चूंकि नॉर्थ पैसिफिक की तरफ यूएसए की अप्रोच को रोक रहा था, इसीलिए दोनों आइलैंड साथ ही साथ क्यूबा भी यूएसए के हवाले कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, जो फिलीपाइंस की सोवरेंटी थी वो भी $20 मिलियन के एवज यूएसए को सौंप दी गई। अब देखते हैं प्लेट अमेंडमेंट क्या थी। प्लेट अमेंडमेंट 1902 के अंदर हुई, जो कि क्यूबा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की गई, और उसने यूएसए को ये राइट दिया कि वो कभी भी क्यूबा के अंदर इंटरवीन कर सकता है अगर वहां की स्टेबिलिटी को और इंडिपेंडेंस को कोई खतरा होता है। बहरहाल ये अमेंडमेंट 1934 में रिवोक कर दी गई थी, लेकिन यूएस के जो फर्म्स थी उन्होंने क्यूबन इकोनॉमी को डोमिनेट कर लिया था। जब तक फिडेल कास्ट्रो, जो कि क्यूबा के पीएम थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया 1958 में अमेरिका के खिलाफ, तब तक क्यूबा के ऊपर यूएसए का ही राज था। और इसी अमेंडमेंट के अंडर ग्वांटानामो बे जो था वो क्यूबा से ले लिया यूएसए ने अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए, ताकि वो वहां पर अपनी मिलिट्री बिठा सके और यूरोपियन इंटरवेंशन को काउंटर कर सके। एक्सपेंशन इन लैटिन अमेरिका में जो दूसरे नंबर पे चीज आती है वो पनामा कैनाल आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था यूएसए के लिए, और ये कोलंबिया का एक नॉर्थर्न प्रोविंस था। तो यूएसए इस कैनाल को मैनेज करना चाहता था क्योंकि ये मेन एंट्रेंस पॉइंट था लैटिन अमेरिका के अंदर। तो कोलंबियन लेजिस्लेचर ने 1903 में रिफ्यूज कर दिया कि हम अमेरिका को ये राइट नहीं देते कि वो यहाँ पर इस कैनाल को मैनेज करें। तो यूएसए ने फिर ये काम किया कि वहां पर रेबेलियंस को राइज किया कोलंबिया के खिलाफ, और यहाँ पर भी सेम आइडियोलॉजी के पनामा की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम कोलंबिया से आजादी चाहते हैं पनामा के लिए। तो यूएसए ने $387 मिलियन देकर 10 इयर्स के लिए पनामा कैनाल पर कंट्रोल हासिल किया लीज के ऊपर। साथ ही साथ $25 मिलियन कोलंबिया को एज अ कंपनसेशन भी पे किए गए। 1914 से 1979 तक यूएसए वो वाहिद कंट्री था जो अकेला ही पनामा कैनाल को कंट्रोल कर रहा था। बाद में यूएसए ने वहां पर 65,000 ट्रूप्स बिठा दिए ताकि वो इस पनामा कैनाल को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इस पनामा कैनाल से ही शिप्स गुजर के जाती थी लैटिन अमेरिका के लिए। दिसंबर 1999 में क्या होता है कि यूएसए जो पनामा कैनाल का कंट्रोल होता है वो एक कमीशन को सौंप देता है। इस कमीशन के अंदर पनामा और यूएसए की दोनों की एजेंसीज मिलकर पनामा कैनाल को कंट्रोल कर रही होती हैं। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अब अमेरिका की शिप्स इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अब उस पनामा कैनाल से गुजर नहीं सकती थी। इसी वजह से यूएसए एक तरह से पनामा कैनाल से बेजार भी हो गया था, लेकिन वो उस पर कंट्रोल बरकरार भी रखना चाहता था। इसी वजह से यूएसए ने ये काम किया ताकि हमारे हाथ में भी रहे ये, और पनामा का इटसेल्फ इसके ऊपर भी कंट्रोल हो। फिर लैटिन अमेरिका में तीसरी जो चीज आती है हमारे पास, वो हाइती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक्स आता है। यहाँ पर देखते हैं कि यूएसए ने क्या किया। 1900 से 1920 के बीच में यूएसए ने यहाँ पर इंटरवीन किया, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, इसके साथ साथ 6 और भी नेशंस के ऊपर यूएसए ने इंटरवेंशन की। और इसका मकसद क्या था? ताकि यूएसए यहाँ पर प्रोटेक्टरेट स्टेट्स बना सके हाइती में और डोमिनिकन रिपब्लिक्स के अंदर। प्रोटेक्टरेट स्टेट्स का क्या मतलब होता है कि वहां पर आप अपनी मिलिट्री बेसिस कायम करते हैं, और जब भी आपके ऊपर कोई हमला होता है, कोई खतरा होता है, तो आप उन अपनी प्रोटेक्टरेट स्टेट्स का यूज करके उस थ्रेट को काउंटर करते हैं। साथ ही साथ यूएसए ने नाइकर गुआ के अंदर भी कुछ अपनी मिलिट्रीज बिठाई, और वहां पर अपनी जो मेरीन्स थी, यूएसए की मेरीन्स जो फोर्स थी, उनको भी वहां पर बिठाया और यहाँ पर प्रोटेक्टरेट स्टेट्स कायम की। फिर ये होता है कि एक पैन अमेरिकन यूनियन बनाया जाता है। इसके अंदर 21 इंडिपेंडेंट नेशंस को ऐड किया जाता है, और ये फैसला किया जाता है कि हम अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे और इकोनॉमिक बॉन्ड्स बनाए रखेंगे, यानी कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग के रिलेशनशिप्स कायम रखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन द फॉर ईस्ट, यानी कि पैसिफिक ओशन की तरफ जितने कंट्रीज हैं वहां पर यूएसए ने किस तरह से एक्सपेंशन के लिए कदम उठाया, ये देख लेते हैं। सबसे पहले फिलीपाइंस को देखते हैं। फिलीपाइंस भी स्पेनिश कंट्रोल में था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया 1898 तक। तो जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर होती है तो उसके अंदर
टेडी रूजवेल्ट को सेक्रेटरी ऑफ नेवी बना दिया जाता है और वो अपनी मदद आप एक काम करते हैं कि वो ऑर्डर करते हैं स्क्वाड्रन को कि वो फिलीपाइंस की तरफ सेल करे। इनके साथ एक जॉर्ज डेवी जो होते हैं यूएस कमांडर, वो भी होते हैं और वो स्पेनिश अपराइजिंग को फिलीपाइंस के अंदर कंट्रोल करते हैं 1896 के अंदर। तो ये जो डेवी होते हैं ये स्पेन के साथ दो जगह पर लड़ाई करते हैं, एक तो समंदर के ऊपर और एमिलियो की लैंड के ऊपर भी लड़ाई होती है। और यहाँ पर भी यही बात की जाती है कि हम इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। असल मकसद क्या था वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यूएसए अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता था, इनडायरेक्टली कॉलोनाइज करना चाहता था वो इन पैसिफिक ओशन के कंट्रीज को। फिर फिलीपाइंस के अंदर यूएसए ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और ये गवर्नमेंट तब तक कायम रही जब तक 1916 के अंदर जोन्स एक्ट के तहत फिलीपाइंस को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट नहीं दे दिया गया। और वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली डेमोक्रेसी की बिना पर थी। 1935 के अंदर फिलीपाइंस को एक कॉमनवेल्थ स्टेटस दे दिया जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ स्टेटस क्या होता है? ये वो स्टेटस होता है जो उन कंट्रीज को दिया जाता है जो कि अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर तो ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं लेकिन फॉरेन अफेयर्स के अंदर वो यूएसए के मोहताज होते हैं, जैसे कि डिफेंस मैटर्स हो गए। तो इस वजह से यूएसए की जो इंटरफेरेंस थी वो कम हो गई फिलीपाइंस के अंदर। 1946 के आते आते फिलीपाइंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन यूएसए का वहां पर इन्फ्लुएंस कायम हो चुका था। जो अपना नजरिया, अपनी आइडियोलॉजी को वहां पर उसने प्रमोट करना था वो प्रमोट हो चुका था, यूएसए का काम हो चुका था। अब हम बात करते हैं चाइना की कि चाइना के साथ क्या हुआ मामला। चाइना असल में डिवाइडेड था यूरोपियन पावर्स के बीच में। यूरोप के जो कंट्रीज थे जिनमें रशिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटिश शामिल थे, उन्होंने मिलके चाइना को डिवाइड किया हुआ था और उन्होंने चाइना को लीज के ऊपर लिया हुआ था, यानी कि एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए। इनमें जो हर एक लीज होल्ड था वो यही चाहता था कि कंप्लीटली हमारा कंट्रोल हो जाए चाइना के ऊपर। तो जो जॉन जे थे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ मिलकर चाइना को ज्वाइन करने की बात की और कहा कि भाई चाइना एक ओपन डोर होना चाहिए, वहां पर जो भी चाहे आ सके। तो ये ओपन डोर डिप्लोमेसी वहां पर चलाई गई और यूएसए को भी इंटरफेरेंस का मौका मिल गया। तो जॉन जे ने कुछ नोट्स इशू किए तमाम लीज होल्ड्स को और अपनी पावर शो ऑफ की। उसमें सबसे पहली बात ये की गई कि हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ट्रेडिंग राइट्स को रिस्पेक्ट देगा। दूसरी बात ये की गई कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी वो चाइनीज ऑफिशियल्स कलेक्ट करेंगे। तीसरी बात ये की गई कि कोई भी नेशन दूसरी नेशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। फिर चाइना के अंदर कुछ बॉक्सर रेबेलियंस भी थे 1900 के अंदर, जिसको हम चाइना की सीक्रेट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इनका मकसद क्या था कि फॉरेन पावर्स को यहाँ से निकाल दिया जाए और अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम की जाए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स को मारना शुरू किया और कम से कम 200 लोगों को उन्होंने मार दिया। इसके नतीजे में यूरोपियंस ने यह इरादा किया कि हम चाइना पे कंप्लीटली कंट्रोल हासिल करेंगे और चाइना को कंप्लीटली ऑक्युपाई कर लेंगे। लेकिन जो मैकिनली थे उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन सबको रोका कि भाई चाइना के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं करेगा, जैसा कि ओपन डोर डिप्लोमेसी के अंदर ये बात तय हो गई थी। जुलाई 1900 के आते आते यूएसए ने एक और नोट इशू किया और उस नोट के अंदर यूएसए ने ये बात साफ साफ लिख दी कि हमारा मकसद ये है कि हम चाइना को इंडिपेंडेंस दिलवाएं और चाइना का जो अपना कंट्रोल है वहां पर वो कायम करें, यानी कि डेमोक्रेसी की बिना पर। तो इस तरह से यूएसए ने यूरोपियन कंट्रीज को अपनी पावर शो ऑफ की और यूएसए एज अ बिग पावर एमर्ज हुआ दुनिया के सामने। दुनिया को पता चला कि भाई यूएसए की भी कोई पावर है और यूएसए का भी कोई स्कोप है। तो उन यूरोपियन कंट्रीज को यूएसए की बात माननी पड़ी। अब हम देखते हैं कंक्लूजन में हमने डिस्कस किया कि हवाई को एनेक्स किया यूएसए ने, फिलीपाइंस को किया, गुआम को किया 1899 में, क्यूबा को 1901 के अंदर, चाइना को ओपन कर दिया ट्रेडर्स के लिए, जब चाहे वहां पर ट्रेडर्स आ सकते थे। और यूएसए ने अपनी इकोनॉमिक पावर शो ऑफ की कि भाई हमारी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है और हम अपनी इस इकोनॉमिक पावर के बलबूते पर जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंस दिलवा सकते हैं जो कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के अंडर होगा। तो एलन ब्रिंकली ने वही बात की जो शुरू में मैंने आप लोगों को बता दी कि यूएस वांटेड टू मेक एन इनफॉर्मल एम्पायर रादर देन डायरेक्टली कॉलोनाइजिंग देम, कि यूएसए जो है वो एक इनफॉर्मल एम्पायर बनाना चाहता है
अपने नजरिए को थोपना चाहता है दूसरे ममालिक के ऊपर। हर कंट्री के अंदर यूएसए डेमोक्रेसी को और कैपिटलिज्म को फ्लरिश करना चाहता है। तो यूएसए ने पूरी दुनिया को अपनी आइडियोलॉजी के तहत इन्फ्लुएंस किया, जिनमें डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म मेन चीजें हैं। साथ ही साथ लैंग्वेज आप लोग देख लें, पूरी दुनिया में आज इंग्लिश की वैल्यू है तो अमेरिका की वजह से है। और आप लोग कॉलोनियल मेंटेलिटी को भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास। आप लोग देख सकते हैं कि जीन्स पहनना, मेकअप करना, हेयर ब्रशेस यूज करना, बालों को डाई करना और मेकअप वगैरह, ये तमाम चीजें कॉलोनियल मेंटालिटी के अंदर आती हैं। तो यूएसए ने एक मयार सेट किया है खूबसूरती का भी, काबिलियत का भी, पावर का भी और तरक्की का भी। और उस मयार को जो पहुंचेगा वही डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, बाकी सारे अंडर डेवलप्ड ही कहलाएंगे। और डेवलप्ड कंट्री होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप इकोनॉमिकली बूस्ट अप कर जाओ, उसके लिए आपको यूएसए की आइडियोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा। यूएसए का जो क्राइटेरिया है, ब्यूटी क्राइटेरिया, उसको भी अप्रोच करना पड़ेगा। आपको अपनी लैंग्वेज को भी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें करेंगे आप, जब भी आप एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे, वरना आप डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएंगे। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वाकई में ये वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।